कांता, अमल का ख़याल रखिएगा। मुझे पता नहीं क्यों वो कुछ ठीक नहीं लग रही। कांता ने एक पल के लिए उसका चेहरा देखा। थोड़ी देर कब्ल के स्पाट से वली के बरक्स कदरे मुख्तलिफ, परेशान सा। और तुम्हें क्यों होने लगी उसकी इतनी फिक्र? एकदम कांता ने बहुत सख्ती से कहा तो वली ने उसकी जानिब नासमझी से देखा। वो दोनों सब्ज़ाज़ार पर खड़े थे और सुबह की नर्म सी धूप तिरछी होकर गिर रही थी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। क्या नहीं समझे तुम? वो पिछले 3 दिनों से बिलखती रही तुम्हारी गैर मौजूदगी में वली। पिछले पूरे 3 दिन। उन्होंने अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया। 3 दिनों से वो मुस्तकिल अजाब में है। तुम्हारी राह तक रही है, तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही और इंतज़ार की सूली पर लटकी हुई है कि कब तुम मुझसे खुद बात करोगे। तुम्हें लगता है कि वो ठीक है, वो ठीक रहेगी? इस सारे अरसे में वो खुद के साथ उलझी हुई थी। मगर तुम्हें इससे क्या वली अहमद? तुम करो जो कर रहे हो, करते रहो। तुम्हें क्या फ़िक्र उसकी? वो कैसे भी जिए या मरे, लोगों की बकवास सुनती रहे, इससे तुम्हें क्या? तुम तो कभी इतनी हिम्मत करोगे नहीं कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लो, उसके सबसे कमज़ोर लम्हात में उसका सहारा बनो। दुनिया अगर तुम्हारे और उसके बीच आ रही है तो तुम भी आगे बढ़कर दुनिया से उसे छीन लो वली। मगर तुम ऐसा क्यों करोगे? उससे मोहब्बत नहीं करते तुम, तुम्हें सिर्फ खुद से मोहब्बत है, सिर्फ खुद की परवाह है तुम्हें। उसके साथ कुछ भी होता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों? ठीक कह रही हूँ ना मैं? आखिर में रुककर बहुत बेरहमी से पूछा तो वली का दिल एक पल को काम किया। आंखों में तकलीफ उभरी और जब से दांत जम गए। मैं उससे सिर्फ इसलिए दूर हूँ क्योंकि मैं उसकी बर्बादी नहीं चाहता। आप लोग समझते क्यों नहीं कि मैं कर्स्ड हूँ, मनहूस हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ जिंदगियाँ निकल जाता हूँ लोगों की। और आप चाहती हैं कि मैं उसे अपने साथ इस मिट्टी में होती जलील और आप चाहती हैं कि मैं उसे अपनी इस मिट्टी होती जलील ज़िंदगी में रोल दूँ। वो जिसे मैं अपने साए से भी दूर रखना चाहता हूँ, उसे अपनी ज़िंदगी में जगह देकर तबाह कर दूँ। मैं किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। और आप, उसकी आवाज़ कांपी, आप मुझे उस लड़की के साथ ऐसा करने के लिए कह रही हैं कि जिसकी ज़िंदगी के लिए वली 100 दफ़ा अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर सकता है। कांता चंद लम्हे कुछ भी ना बोल सकी। जानते हो क्या वली, तुम खौफज़दा हो, डरते हो तुम। एक बार फिर कांता ने बहुत हिम्मत करके उस पर चोट की तो वली की आंखें जलने लगी। हाँ, डरता हूँ मैं, खौफज़दा हूँ मैं कांता, बहुत बहुत खौफज़दा हूँ। उसे एक सांस की भी अजियत हुई और उस अजियत की वजह मैं बना तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश यही है कि उसे उसकी ज़िंदगी में खुश देख सकूँ, मुतमईन देख सकूँ। और इस सब को सोचते हुए मेरे जहन की तस्वीर में मेरा वजूद कहीं भी नहीं जचता। वो रेशम है और मैं टाट, वो आसमान है और मैं ज़मीन पर पड़ी खाक भी नहीं हूँ। मगर वो बेवकूफ़ लड़की, उसने रुककर चेहरा ऊंचा किया और उस कमरे की खिड़की पर नज़र डाली। वो बेवकूफ़ लड़की समझती ही नहीं कुछ भी। जितना भी अपने रवैये से समझा लो, सख्ती कर लो, डांट दो, मगर इस सब का उस पर कोई असर ही नहीं होता। जैसे जब भी मेरी तरफ देखती है तो उसकी आंखें मोहब्बत के एहसास से इस कदर जगमगाती हैं कांता कि मैं डर जाता हूँ। मुझे लगता है मैं उसको रोक नहीं पाऊँगा। और जब भी मुझे ऐसा लगता है तो मुझे खुद से नफ़रत हो जाती है, घिन आती है अपने वजूद से। तुम जुल्म कर रहे हो वली, खुद के साथ भी और उसके साथ भी। एक दफ़ा शादी करके तुम उसे इस हवेली की सियासतों से दूर ले जाओ तो वो सब भूल जाएगी। तुम क्यों अपनी और उसकी ज़िंदगी को अजाब बना रहे हो? वली ने जलती आंखें चंद लम्हों के लिए मूंद ली। जलन अब उसकी कंध पट्टियों से सिरायत करती सर के पिछले हिस्से में उतर रही थी। जुल्म हो चुका कांता, अब बस इंतकाम के उल्टे चक्कर बाकी हैं। जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुदरत अपने उल्टे चक्कर शुरू कर चुकी है, जिसमें मेरी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं। मेरी दुश्मनियाँ हैं, मेरा उठना बैठना बदमाश लोगों में। बहुत से लोग घात लगाए बैठे हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है किसी को अंजाम तक पहुँचाते पहुँचाते मैं खुद भी कहीं मर खप जाऊँ। कोई जनाजा भी नहीं पड़ेगा मेरा और ना ही किसी को मैं याद रहूँगा। ऐसा होगा कांता, जल्द या बदेर, मगर ऐसा ज़रूर होगा। और ऐसे में आप चाहती हैं कि मैं उसको खुद के साथ बांध लूँ? नहीं कांता, मैं ये नहीं कर सकता। ये जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म। घबरा कर उसने नफ़ी में सर हिलाया तो कांता का दिल एक पल को लरस गया। कितनी खौफनाक बातें करता था ये लड़का। तुम ऐसी बातें मत किया करो वली, पुराने वाली कांता ने दुखी होते हुए कहा तो वो बदिक्कत मुस्कुराया। फिर उसकी जानिब देखा। उसकी खुश्क मगर गुलाबी आंखें देखकर कांता डर गई। ठीक है, मैं नहीं करूँगा आइंदा ऐसी बातें, मगर प्लीज़ उसका ख्याल रखिएगा। उसकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती मुझसे। उसे समझाएं, अगर कोई मसला है तो मुझे बताए, मगर वो इस तरह अंदर ही अंदर ना घुले। मैं चलता हूँ, अब देर हो रही है। मज़ीद कोई भी बात किए बगैर वो आगे बढ़ गया तो कांता दुखी दिल से उसे जाते देखे गई। उन दोनों
वो दोनों उनके दिल से बहुत करीब थे, मगर अब दोनों एक तकलीफ में थे जिसके बायस उसका अपना दिल भी जख्मी होने लगा था। हाशिम ने अपनी छोटी सी आंखों को मजीद छोटा करके सामने खड़े शख्स को बगौर देखा। तो तुम कह रहे हो कि वली करम की मौत के वक्त वहाँ मौजूद था? उसकी आवाज़ में कोई अलार्म सा था जो बज रहा था। जी सरकार, आगे वाले ने गर्दन मजीद झुकाते कहा। तो पुरसकून बैठा हाशिम यकदम दहाड़ा, और तुम मुझे अब बता रहे हो? वो सरकार, आप अपनी बहनों की शादी में मसरूफ़ थे, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। जल्दी से घबरा कर वजाहत दी गई तो हाशिम को अपना सारा वजूद आग में जलता महसूस हुआ। मैं मसरूफ़ था, मर तो नहीं गया था ना? टेबल पर हाथ मारकर उसने चंद लम्हे गहरी सांसें लेकर खुद को पुरसकून की। जब तुमने उसे मार कर वहाँ फेंका था तो क्या करम उस वक्त जिंदा था? जी 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 सरकार, जिंदा था। 15 मिनट बाद मौत हुई थी उसकी। 15 मिनट? वो फिर से दहाड़ा और फिर उठकर सामने खड़े शख्स को एक जोरदार मुक्का मारा और जो पीछे को लड़खड़ा कर गिरा था। 15 मिनट तक वो जिंदा रहा, और तुम मुझे अब बता रहे हो? अब बता रहे हो तुम मुझे? हाँ। उसने टेबल पर रखी सारी चीज़ों को हाथ मारकर गिरा दिया था, फिर लंबे बालों में हाथ फेरकर गुस्से को काबू किया। 15 मिनट तक वो जिंदा रहा तो उसने वली के सामने कुछ ना कुछ तो ज़रूर बका होगा, और अगर ऐसा है तो फिर वली अब तक खामोश क्यों है? वो तो खामोश रहने वाला बंदा नहीं है। फिर क्या चीज़ रोक रही है उसे? वो चुप क्यों करके बैठा हुआ है अब तक? अब के वो बालों में हाथ फंसाए खुद ही बुड़बुड़ा रहा था। पजल का कोई टुकड़ा कहीं से गायब था, और उस टुकड़े की गैर मौजूदगी से अब और पजल के उस टुकड़े की गैर मौजूदगी उसे बेसकून कर रही थी। वली ने अपनी आंखों पर चढ़ा स्याह चश्मा उतारा और फिर एक होटल में दाखिल हुआ। शहर का सबसे बड़ा टाइल से चमकता होटल वसी रकबे पर फैला हुआ था। वो लॉबी से गुजरता मखसूस कमरे की जानिब पड़ा और फिर लिफ्ट के जरिए ऊपर चढ़ता गया। लिफ्ट से बाहर निकला तो फिर टाइल्स से चमकते हॉल को पार करने के बाद तवील राहदारी में चला आया। राहदारी के दोनों अतराफ में दूर दूर तक कत्थई रंग के दरवाजे लगे थे जो उस वक्त बंद थे। कभी कोई एक शख्स किसी दरवाजे को खोलकर बाहर निकल रहा होता तो उसकी नज़र आगे बढ़ते वली पर पड़ जाती। वो एक महंगा 6 स्टार होटल था। उसने दरवाजे के बाहर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया और फिर आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलता कमरे में दाखिल हुआ। नरम से जहाज़ी साइज बेड पर सुरमई चादर बिछी थी। खिड़कियों पर भारी पर्दे गिरे हुए थे जो गहरे सुरमई रंग के थे, और तो और पैरों तले बिछा कालीन भी उसी रंग का था। वो सुरमई शीट से ढका बिलाशुबा खूबसूरत कमरा था, मगर वली को इस सब से कोई दिलचस्पी ना थी। सो रुख सोफे की जानिब मोड़ा और उस पर कोई उधेड़ उम्र शख्स बैठा था जिसका चेहरा मुखालिफ सिमत में था। आओ आओ वली, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जी सर, इंतज़ार के लिए माजरत। इंतज़ार के लिए माजरत। उसने कदम आगे बढ़ाए और जैसे ही उसका मुस्कुराता चेहरा देखा तो उसके अपने चेहरे पर भी नरमी बिखर आई। वो चेहरा हसन शाह का था, दुश्मन के दोस्त का चेहरा। वो कदम कदम चलता ऐन उनके सामने आ रुका और फिर उनका नर्म मुस्कुराता चेहरा देखकर अपना चेहरा भी इंतहाई नर्म पड़ गया उसका। बैठो। हाथ से उसे सोफे की जानिब इशारा किया और फिर आगे बढ़कर रखे टेबल पर पड़ी चाय बनाने लगे। वली खामोशी से बैठ गया। कैसे हो? असगर बता रहा था कि पिछले कई दिनों से काफ़ी परेशान थे तुम। खैरियत है ना सब? उन्होंने कप उसके आगे रखा तो उसने संजीदगी से उन्हें देखा। आप चाय बहुत अच्छी बनाते हैं सर, बिल्कुल असगर जैसी। उसकी बात पर हसन मुस्कुराए थे। वो जानते थे कि वली इतनी आसानी से कुछ यूं ही नहीं बताने बैठ जाता। जानता हूँ, अब जैसा बाप होगा बेटा भी तो वैसा ही होगा ना। खैर तुम कहो कैसे हो? काम हवेली सब ठीक तो है ना? वो बहुत हल्के फुल्के अंदाज में पूछ रहे थे, फिर भी उनके अंदाज की एहतियात बखूबी महसूस की जा सकती थी। उसने चाय से एक घूंट लिया, फिर कप सामने टेबल पर रखकर उन्हें देखा। सब ठीक है सर, लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? हम ऐसी जगहों पर ऐसे ही नहीं मिलते। यकीनन कुछ ऐसा है जो हल्का फुल्का नहीं है। हसन की मुस्कुराती नज़रें उसके चेहरे पर जमी थी, उनमें हल्की, बहुत हल्की सी चुभन उतरी। अमल जमान कौन है वली? क्या पूछा आपने? उसे लगा उसने गलत सुन लिया। बेयकीनी से आंखें खोले वो हसन का आपके इंतहाई खौफनाक हद तक संजीदा चेहरा देख रहा था। मैंने पूछा अमल जमान कौन है? आपको किसने बताया? उसकी आवाज़ किसी कुएं से आ रही थी। अपने राज का खुल जाना, उसका वजूद पल में सनसना उठा था। हाशिम ने। उसके सर पर गोया धमाका हुआ। फटी फटी निगाहों से हसन का चेहरा तकता वो सफ़ेद पड़ता जा रहा था। मुझे हाशिम ने बताया कि तुम किसी लड़की से मोहब्बत करते हो, और उस लड़की का नाम है अमल जमान, शेख जमान नज़र की बेटी। अब बोलो, क्या ये सच है? क्या वाकई वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में है, या फिर ये कोई ट्रैप है हाशिम को फंसाने का? वो बहुत सुकून से बोलते उसका खौफ से सफ़ेद पड़ता चेहरा देख रहे थे। उन्हें अब किसी जवाब का इंतज़ार नहीं था। ठीक है,
अगर तुमसे एक गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, इस गलती को सुधारो और जो तुम्हारे दुश्मन के हाथ लग गया उसे वापस लो। उसे कैसे? वो अब तक बेयकीनी से शल बैठा था। मैंने तुम्हें बहुत पहले समझाया था वली कि इंतकाम के सफ़र पर जब निकलते हैं ना तो किसी को अपनी कुर्बत नहीं दिया करते। मैंने तुम्हें बहुत पहले समझाया था वली कि जब इंतकाम के सफ़र पर निकलते हैं ना तो किसी को अपनी कुर्बत नहीं दिया करते, किसी को अपना आदी नहीं बनाते, किसी के साथ मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि फिर मौत की सूरत में सिर्फ आप नहीं मरोगे बल्कि आपके साथ वो भी मर जाएगा जिसे आपने अपने आप का आदी बनाया होता है, खुद का आदी बनाया होगा। जानते हो आदतें कितनी जानलेवा होती हैं। आखिर में उन्होंने तुरहम से उसका चेहरा देखा था, मगर खैर जो हो गया सो हो गया। हाशिम को मैं संभाल लूँगा, तुम अब जाकर इस सारे मसले को संभालो। और एक बात याद रखना मेरी। वो रुके तो उसका सारा वजूद भी ठहर गया। साकित सी निस्वारी आंखें हसन पर जमी थी। अब उस लड़की से कोसों बल्कि मीलों दूर रहोगे तुम। उसे तकलीफ़ दोगे, उसे झिड़कोगे, उसके साथ बहुत बेरहमी से पेश आओगे। कोई नरमी बरतने की ज़रूरत नहीं इस मामले में, क्योंकि ज़रा सी नरमी बहुत सी ज़िंदगियों को अज़ाब का गड्ढा बना सकती है। चाहे फिर वो उस लड़की की ज़िंदगी हो, तुम्हारी हो, चाहे सब राख का ढेर बनकर ख़त्म हो जाएगा। वह बहुत आहिस्ता सी सर्द आवाज़ में उसे समझा रहे थे और वली रेत की मानित पल पल ख़त्म हो रहा था। वापसी का सारा रास्ता उसका वजूद साकित रहा। यूं लगता था गोया उसका सांस अब तक रुका हुआ हो। चेहरा हद दर्जा सफ़ेद पड़ रहा था। माथे पर परेशानी की बहुत सी लकीरें फैली हुई मालूम हो रही थी। अब तक सारे काम उसके तय करदा थे। ज़रई ज़मीन का मसला, हाशिम की हसन शाह से दोस्ती, हाशिम और हुसैन का अंजाम, उस सब ने तय कर रखा था। उसने सब तय कर रखा था, सब कुछ तयशुदा था। मगर फिर उससे गलती कहाँ हुई, कहाँ चूका वो जो हाशिम उसके हलक तक पहुँच गया और उसे इस बात की खबर तक ना हुई। उसे नुकसान पहुँचाने के लिए तो वो किसी भी हद तक जा सकता था, हर हद पार कर सकता था वो। उसने अहद किया कि उसकी इस जंग में किसी भी अपने को कभी हिस्सादार नहीं बनाएगा वो, किसी को भी वो इस सब में नहीं घसीटेगा, किसी को उसकी वजह से बेजा तकलीफ़ नहीं होगी। मगर वो गलत था, सब गलत हो रहा था, सब बिगड़ रहा था। अमल, या खुदा, अमल। उसका वजूद एक बार फिर जलजलों की जद में आ रहा था। स्टीयरिंग थामे हाथों की सख्ती और खौफ से सिकुड़ती सांसें, उसकी हालत गैर होने लगी थी। क्या करेगा वो अब? अमल को कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से तो कभी भी नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर ऐसा हुआ तो वो कभी सुकून से नहीं मर सकेगा, कभी अपनी आंखें इस दुनिया से आसानी से बंद नहीं कर सकेगा। लोग जीने का सोचा करते थे, मगर उसकी हर सोच, हर ख्याल और हर तख़य्युल में अगर कोई शय मुश्तरका थी तो वो उसकी मौत थी। उसकी हर सोच मौत से शुरू होकर उसी पर ख़त्म हो जाया करती थी। वो मरेगा, उसे मरना होगा, यही उसका अंजाम है, यही उसका इख्तिताम होगा। मगर वोंगसो तन्हा रह गया तो मिलेगी उसे भी अमल नहीं। वो जल्द या बदेर किसी तारीख कब्र का हिस्सा होगा, लेकिन उससे पहले उसे अमल की ज़िंदगी को मामूल पर लाना होगा। उसकी ज़िंदगी उसकी वजह से तकलीफ़ दे बनी और उसकी वजह से वो इस सारी मुसीबत का हिस्सा बनी है। कैसे वो इतनी बड़ी गलती कर सकता है? उसने ज़ोर से हाथ स्टीयरिंग पर मारा। परेशानी अब गुस्से में बदल रही थी। फ्रस्ट्रेशन का लावा बहुत तेज़ी से उबलने लगा था। उसका दुश्मन उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी से वाकिफ़ था। उसकी कमज़ोरी, हाँ वो उसकी कमज़ोरी ही तो थी। अगर उसे किसी ने अब तक इंसान रखा हुआ था तो वो अमल थी। नहीं तो हाँ, वो कब का जानवर बन जाता, वो भी हाशिम बन जाता, क्योंकि वो दोनों एक ही तस्वीर के दो रुख थे। वली और हाशिम एक ही किताब के दो सफ़े। एक अगर वो जानवर था तो सिर्फ़ इसलिए कि उसे कोई मिला नहीं जो उसके अंदर के इंसान को इंसान रख सकता, मगर उसके पास अमल थी। वो जो पाकीज़ा सुबह की मानिंद रोशन सी थी, बहती हवा जैसी नरमी से उसके वजूद को तमानियत मिलती थी। उसके अंदर जमी बर्फ़ को पिघला दिया करती थी वो। हाँ, वो वही तो थी, उसके अलावा और कौन हो सकता था भला? और उसने उसकी ज़िंदगी को मुश्किलात में फंसा दिया, उसको भड़कती आग के दहाने पर ला खड़ा किया। हाशिम की दुश्मनी से तो बड़े बड़े जालिम लोग भी पनाह तलब करा करते थे, और अगर जो उसने अमल को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो उसकी कनपटियाँ उबल पड़ी, दांत सख्ती से जम गए और सांस बहुत तेज़ हो गया। गाड़ी की रफ्तार हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा, वो कभी उसको नुकसान नहीं होने देगा, वो कभी उस तक कुछ भी नहीं आने देगा। वो सब तबाह कर देगा, तहस नहस कर देगा।
अगर उसकी अमल को किसी ने छुआ भी तो सारे रास्ते उसके अंदर एक शदीद जंग छिड़ी रही। तेज़ी से दौड़ती गाड़ी रात की स्याही में अब डेरे की जानिब सफ़र कर रही थी। डेरे के बाहर पहुंचकर उसने तेज़ तेज़ कदमों से रविश को अबूर किया और फिर अंदर की जानिब भागता गया। उसे अभी कुछ काम थे। अंदर पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी कुछ नंबर डायल किए और तेज़ी के साथ हिदायत देने लगा। उसकी पेशानी पर चमकता पसीना उस सारे अरसे में कहीं भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो चंद एक हिदायत देने के बाद उसने बहुत से फोल्डर्स उठाकर टेबल पर रखे सामने। उसी पहर उसका मोबाइल बजा तो वो यकदम चौंका। स्क्रीन पर जमान का नंबर जगमगा रहा था। आज वलीमा था और वो यकीनन उसको बुला रहे होंगे, मगर उसने फ़ोन ऑफ करके एक तरफ को डाल दिया। अभी वो किसी को भी कोई भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। अभी उसे कुछ काम निपटाने थे, कुछ चलते चक्रों को उल्टा घुमाना था। हाँ, अभी उसे बहुत कुछ करना था। कुछ चलते रात की स्याही में डूबा डेरा अजीब सी वहशत का शिकार था। अमल ने अपने स्याह रेशमी बालों को कान के पीछे उड़सा और फिर बेख्तियार बीजान की आवाज़ पर पलटी। वो उस वक्त सब्ज़ाजार पर किए गए वलीमे के इंतज़ामात देख रही थी। मेहमानों की आमदोरफ़्त शुरू हो चुकी थी और दरवाजे में इस्तादा मुलाजमीन मेहमानों की ज़ियाफ़त का सामान कर रहे थे। अमल, तुम्हें सामिया बुला रही है अंदर। जी बीजान, बस जा ही रही हूँ। वैसे भाभियाँ तैयार हो गईं? जाते जाते उसने रुक कर पूछा तो बीजान ने इस्बात में सर हिलाया और किसी खातून से मुस्कुराकर गले मिलने लगी। उसने गहरा सांस लिया और अंदर की जानिब बढ़ी। आज उसने मुकम्मल ऑफ वाइट रंग का लिबास तन किया था। टखनों से ज़रा ऊंची कमीज़ के दामन पर बारीक मोतियों का काम चमक रहा था। बाकी का काम उसकी गर्दन तक बंद गले पर जगमगा रहा था। नीचे चूड़ीदार सादा सा पाजामा और आस्तीन हथेलियों तक चूड़ियों की सूरत आती थी। दुपट्टा एक जानिब कंधे पर डला था और सियाह रेशमी बाल कमर पर झूल रहे थे। जब कभी वो किसी कान को लट के पीछे उड़सती तो उसके कानों में लटके भारी आवेज़े हलकोरे लेते नजर आते। भाभी के कमरे की जानिब बढ़ते उसने एक पल को रुककर खुद को कंपोज किया और जीनों के पार लगे उस बड़े से आईने में खुद को देखा। स्याह बालों के हाले में कैद उसका चेहरा दमक रहा था। शहद रंग आंखों की पलकें बहुत खूबसूरती के साथ मुड़ी थीं और चेहरा तो मोम का बना लगता था। मगर इस सब के बावजूद भी वो खुश नहीं थी। अजीब सी उदासी थी जिसने उसके गिर्द हिसार कायम कर रखा था। वो यूं ही चंद लम्हे खुद को शीशे में देखे गई। कहाँ है वो? आया क्यों नहीं अभी तक? क्यों हमेशा ऐसा करता है वो? इतने बुरे इंसान से मोहब्बत क्यों की तुमने अमल, जिसे तुम्हारी ज़रा भी परवाह नहीं? तुमने उसके लिए खुद को क्या बना लिया? उसने आंसुओं से चमकती आंखों को उदासी से सामने नजर आते अक्स में देखा। ये उदासी, ये बेवजह का बोझ, ये कसाफत, ये सब क्या है? मैं तो एक बहुत खुशोखुरम लड़की थी, हर लम्हे को खुश होकर गुजारने वाली। फिर अब ये मुझे क्या होता जा रहा है? क्यों उसकी गैर मौजूदगी में दिल तड़पने लगता है? क्यों वो नज़रों से ओझल हो तो सांस तक लेने में दुश्वारी होती है? उसकी उदासी हद से सिवा होने लगी थी। कुछ था जो उसे बेपनाह गमज़दा कर रहा था। क्या? उसे खुद भी मालूम ना था। बहुत बुरे हो तुम वली अहमद, बहुत बुरे। अमल ज़मान को तुम बिल्कुल भी नहीं पसंद। आईने में खुद को देखते उसने वली को मुखातिब किया और फिर उसकी ऐसी बात पर उसका क्या जवाब होता। उसने पल भर को सोचा, फिर मुस्कुराकर सर झटका। दर्द की एक टीस उठी थी दिल में उसे याद करके। गहरा सांस लेकर उसने कदम भाभी के कमरे की जानिब फेरे। अंदर ब्यूटिशियन दोनों को तैयार कर रही थी। अमीना और शाजिया का जोड़ा एक ही तर्ज का था, अलबत्ता दोनों के रंगों में फ़र्क था। उसने सलाम किया और फिर पास चली आई। तैयारी हो गई मुकम्मल। आईने के सामने लगी कुर्सियों पर वो दोनों बैठी थी और ब्यूटिशियंस पीछे खड़ी बस उनके सिंगार को आखिरी टच दे रही थी। जी, तैयारी हो चुकी है तकरीबन। आप वो चादर लेकर आएँ जो उन्हें पहनानी है, ताकि हम दुपट्टे के साथ उसे भी टिका दें। उसने इस्बात में सर हिलाकर रुख फेरा और कमरे से बाहर चली आई। बी जान के कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। वहाँ सामने सोफ़ों पर ही दो चादरें थैली में पैक हुई पड़ी थी। उसने झुककर दोनों को उठाया और फिर दरवाज़ा बंद करती बाहर निकल आई। सामिया कांता के साथ जीनों के पास तैयार सी खड़ी थी। उसने एक पल को रुक कर उन्हें देखा। कांता, सामिया, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। दोनों भाभियों को लेकर लॉन के स्टेज तक जाना है। एक तो इनके ड्रेसेस का इतना भारी काम और ऊपर से वो दो हैं, अकेले नहीं कर पाऊंगी मैं। सामिया और कांता ने मुस्कुराकर उसके साथ कदम बढ़ाए थे। फिर वो दोनों दुल्हनों को लेकर गेंदे के फूलों से सजे स्टेज तक लाए। लड़की वाले भी आ चुके थे और अब सब ज़ार खासा भरा भरा लग रहा था। ख़ानदान वाले अब स्टेज पर गर्दन अकड़ाए बैठी लड़कियों की रस्म कर रहे थे।
कुछ ही देर बाद बख्तियार और निसार को भी लाकर बिठाया गया तो स्टेज पर गोया चांदनी उतर आई। सब दूर से बहुत मुकम्मल, बहुत खूबसूरत लग रहा था। दूर खड़ी अमल ने एक पल को फिर से अपनी नज़रें स्टेज से हटाकर गेट की जानिब फेरी, मगर वो आता तो नजर आता ना, वो तो कहीं ही नहीं था। कुछ ही देर में उसे अर्जुमंद और नाजिया स्टेज पर चढ़ती नजर आई। जब से वली ने नाजिया की तबीयत साफ की थी तब से नाजिया ने दोबारा रुख उस हवेली की जानिब करने की हिम्मत नहीं की। और नफीस, वो तो उसे उस दिन के बाद दिखा ही नहीं था। न जाने वली ने क्या किया उसके साथ, सोचकर उसने बेसाख्ता झुरझुरी ली थी। कैसी हो अमल? कोई जानी पहचानी सी आवाज़ थी जिस पर उसने सूरत से चेहरा घुमाकर पीछे खड़े शख्स को देखा। ऊंचा सा हाशिम से आंखों से मुस्कुराता उसे देख रहा था। तेल लगे कंधों तक आते बालों को उसने दोनों अतराफ से कानों के पीछे उड़स रखा था और अपने मखसूस हुलिये के बरक्स वो आज खासा बेहतर लग रहा था। सफ़ेद कुर्ते पर बादामी शॉल कंधे पर डाले। मैं ठीक हूँ हाशिम भाई, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। देखो सामने हूँ तुम्हारे, पेपर्स हो गए तुम्हारे बीएससी के? उसने बमुश्किल सर हिलाकर मुस्कुराकर जवाब दिया। उसका हाशिम से ताल्लुक़ कभी भी तकल्लुफ़ी वाला नहीं रहा था। उसके साथ अजीब गैर आरामदेह सा एहसास अमल को हमेशा घेरता। अभी भी वो अनकंफर्टेबल ही हुई थी। जी हाशिम भाई, हो गए पेपर्स। आगे क्या करने का इरादा है तुम्हारा? आगे तो कुछ भी नहीं, बाबा इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं देंगे पढ़ने की। वो उसकी बात पर मुस्कुराया। मैंने तो सुन रखा है कि तुम बातें मनवाने के फ़न में ताक हो, फिर मना लो अपने बाबा को। अमल ने मुस्कुराकर सर हिलाया। जी ऐसा ही है, मगर मुझे आगे पढ़ने का कोई ख़ास शौक़ नहीं, इसलिए वो अगर इजाज़त देते भी तब भी मैं शायद आगे ना पढ़ती। हाँ, अब लग रही हो अमल। कुछ देर बाद उसने बगौर उसका चेहरा देखते हुए कहा,